लिस्ट बना दो जो कुछ चाहिए, सारा ज़रूरी सामान लिख दो। नज़रें अखबार पर जमाए वो कॉफ़ी का घूंट भरते हुए बोला था कि वो सुनते ही सोच में पड़ी। बस परी के कुछ कपड़े ले आएं आप। मुझे लगता है कि पहले वाले काफ़ी छोटे हो गए हैं और उसका दूध भी ख़त्म हो रहा है। हाथों की उंगलियां मरोड़ते वो सोचते हुए बताने लगे। ठीक है, तुम्हें तो कुछ नहीं चाहिए। माथे पर बल सजाए वो अखबार फोल्ड करते मेज़ पर रखते बोला था। उस वक्त वो ब्लू 3 पीस में बालों को अच्छे से सेट किए हुए बहुत सोबर सा दिख रहा था। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बर्तन समेटते वो लापरवाही से बोली कि ज़ारून सुनते ही सर हिला गया कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अच्छा, चलता हूँ मैं, शायद आने में देर हो जाए, परी का ख्याल रखना। वो उठते हुए कुर्सी से कोट उठाते बोला था कि वो सर हिला गई। एक अलविदाई नज़र उसकी पुश्त को आंखों से ओझल होते देख वो ट्रे उठाए किचन की जानिब बढ़ी थी कि अचानक से ज़ारून के साथ किसी निस्वानी आवाज़ को सुनते वो ट्रे वापस रखते मुड़ी थी। वो बेतासुर चेहरे से अपने सामने मुस्कुराती उस लड़की को देखे गई जिससे हुई अपनी पहली मुलाकात वो अभी तक नहीं भूली थी। हाय, ये कौन है? वो ज़ारून खान के सुते चेहरे को देखते अपने स्टाइलिश कट बालों को कंधे से पीछे कर गई, जबकि उसके अनजान बनकर दोबारा पूछने पर सोहाय लब भींचते वापस मुड़ी थी कि उसके कदम दहलीज पर ही थमे थे। बीवी है ये मेरी, सोहाय ज़ारून खान। ज़ारून खान की भारी आवाज़ उसके कानों में सरूर की मानिद रक्स करने लगी थी, जबकि चेहरा एक तमानियत भरे अंदाज से पुररौनक हुआ था। ओह नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। वो बुझे दिल से बमुश्किल अपने तासुरात को छुपाते बोली थी कि ज़ारून खान ने नज़रें सोहाय की पोस्ट से हटाते उसे मुस्कुरा कर देखा। सोहाय, इधर आओ। वो जो अभी तक इस बात को अपना ख्याल समझे यूं ही खड़ी थी, आवाज़ पर रुकते मुड़ी थी, जबकि ज़ारून खान ने एक नज़र उसके जामनी कलर में साफ शफाफ रंगत को देखते अपने साथ खड़ी मेकअप से लदी उस लड़की को देखकर अफसोस से सर हिलाया। जी। वो चलते हुए ज़ारून के सामने रुकी थी, जबकि दिल अनजाने वसवसों में घिरा था। उस दिन तो खुद सुना था उसने, ज़ारून ने कहा था कि ये परी की केयर टेकर है, तो अब ये सब। वो सख्त झुंझलाई हुई सी थी। ये मेरे दोस्त की बहन है सारा, ये कुछ दिन यहीं रहेगी, तो तुम्हें एक अच्छे मेज़बान की तरह इसका ख्याल रखना है। हाथ पैंट की पॉकेट में फंसाए वो दांत पीसते उस नई मुसीबत के सर पर आने पर सख्त झुंझला गया था। इस लड़की की साइकी से वो बखूबी वाकिफ था। वो जानता था कि फ़हद की ऐसी हालत में वो उस पागल को यूं नहीं छोड़ सकता था। जी ठीक है, सोहाई सुनते ही एक नज़र सारा को देखकर मध्यम आवाज़ में बोली कि असफंद यार ने पुरसकून सा होते सर को हाँ में हिलाया। अभी तुम जाओ गेस्ट रूम में, मैंने साफ़ करवा दिया है, और सोहाई तुम इधर आओ। वो बुत बनी सोहाई से कहता एक काटदार नज़र सारा के वजूद पर डालते सोहाई का हाथ थामते हुए अपने कमरे की जानिब बढ़ा था, जहां वो हैरत से उसकी पुश्त को देख रही थी। वहीं पीछे धुआं धुआं चेहरा लिए खड़ी सारा ने पुश्त को घूरा था। जी सिर्फ मेरा है सोहाई मैडम, मैं आगे एक बार उसे खो चुकी हूँ, मगर अब की बार उसे कोई नहीं छीन सकता सारा से। अपने और ज़ारून के बीच आते हर इंसान को मैं बुरी तरह तड़पा तड़पा कर ख़त्म कर दूंगी। दांत पर दांत जमाए वो खून रंग होती आंखों से सोहाय का तसव्वुर करके बुड़बुड़ाई थी और अपने गाल पर गिरते आंसुओं को बुरी तरह से रगड़ते हुए आगे बढ़ी थी। क्या हुआ? बेचैनी से उसे यूं टहलते देख वो परी के पास बैठते हुए बोली थी कि ज़ारून ने उसको देखते ही हाथों से उसके बालों को ठीक किया। आपने तो उस दिन कहा था कि मैं परी की केयर टेकर हूँ, तो आज आपने मुझे बीवी क्यों कहा? अपने दिल में उठते सवाल पर वो फौरन से पहले बोल उठी थी। ये रात से हुए नर्म रवैये की ही मेहरबानी थी कि सोहाय मैडम इतना बोल पाई थी, जबकि ज़ारून जो आगे ही उलझा हुआ था, माथे पर तेवरी सजाए सोच में डूबा। कब कहा था मैंने? कब कहा था केयर टेकर, वो भी सारा जैसी साइको के सामने? सोहाय, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? मैंने तुम्हारा नहीं, मेड का कहा था, जो मैं पहले परी के लिए अरेंज कर रहा था, मगर अब तुम हो तो क्यों कर उसे हायर करूंगा। तुम्हारा कब जिक्र किया था मैंने? वो दांत पीसते हुए याद करते हुए कहते उसके पास गया और गुस्से से मगर दबी दबी सी आवाज़ में बोलते उसे झड़कते हुए बोला था, जबकि वो अपनी गलत सोच पर खिफ़्फ़त से शर्मिंदा होती सर झुका गई।
इस लड़की को फ्री मत करना ज़्यादा अपने साथ, वैसे भी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और एक बात का ख़ास ख्याल रखना, परी के आस पास भी इसका साया नज़र ना आए। वो उंगली उठाए उसे वार्न करने लगा, जबकि वो उसके इतना करीब बैठने पर फिज़ा में बिखरी उसके खिलौने की महक को महसूस करते। गहरा सांस लेते सर हाँ में हिला गई। गुड, चलता हूँ मैं, ख्याल रखना। परी के रुखसार को छूते वो एक नज़र सुहाए के सुर्ख पड़ते वजूद पर डालता बाहर निकला था कि वो उसके निकलते ही गहरा सांस लेते खुद को पुरसकून करने की सही में मुस्कुराई थी। वो झुकते हुए परी के गालों को मोहब्बत से छूते सोच रही थी कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि ज़ारून इतना नापसंद करता था उस लड़की को, फिर भी उसे अपने घर में रखे हुए था। बीबी जी रहने दें, आपको क्या करना है देखकर। वो एक नज़र मुड़ते पीछे की जानिब देखते बमुश्किल से रुंधी आवाज़ में बोली थी, जबकि खौफ और डर से उसकी पेशानी पर चमकते पसीने के कतरे नमूदार होते उसकी अंदरूनी कैफियत को बखूबी बयान कर रहे थे। चुप कर जाओ तुम, खबरदार जो आवाज़ की। वो सख्त गुस्सा होती एकदम से मुड़ती उसे खींचते हुए कोने में ले गई। बीबी, क्या पता वो आराम ही कर रहे हों, आप क्यों जाना चाहती हैं यूं किसी गैर के कमरे में। मुंह बनाते वो अलीशे को समझाने लगी, मुझे देखना है वो बंदर 2 दिन से अंदर छुपा क्या कर रहा है। ना तो बाहर निकला है और ना ही किसी से मिला है वो। ऊपर से लाला ने भी किसी के सामने उसका जिक्र नहीं किया। जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देख लेती मुझे सुकून नहीं मिलेगा। वो बेचैनी से एहान के बारे में सोचते बोली। वैसे भी उसे वो 2 नंबर ही लगा था। अब भी यकीनन वो अंदर छुपा कोई ना कोई प्लान या साजिश ही कर रहा होगा। तुमने नहीं जाना तो ना जाओ, ऐसा करो यहीं रुको, मैं अकेली ही होकर आती हूँ। वो नज़रें चारों अतराफ में दौड़ाते हल्की सी फैलती तारीकी में उसका हाथ थपकते हुए बोली, जबकि वो डरते उसे रोकने लगी। बीबी, लाला को पता चला तो वो गुस्सा करेंगे। नूरा ने मासूमियत से उसे बाज रखने की कोशिश की और इस चक्कर में असफंद यार का नाम भी इस्तेमाल किया, मगर इसका भी कोई खातिर ख्वाह फ़ायदा नज़र नहीं आया था उसे। इंतज़ार करना मेरा, जाना मत यहाँ से। वो एक नज़र बंद दरवाजे को देखती फ़ौरन से कहते आगे बढ़ी थी और चारों ओर देखती वो चादर से हाथ छुपाए चाबियों के गुच्छे को निकालकर लॉक ओपन करते अंदर दाखिल हुई थी। डरते हुए नीम अंधेरे कमरे में आंखें पटपटाते दबे कदमों आगे बढ़ी थी। आराम से मुड़ती वो दरवाजे का याद आते ही जल्दी से उसे अंदर से लॉक करती अपनी तेज़ हुई सांस बहाल करने लगी। कमरे में जाते ही उसे अंदाज़ा हो गया था कि कमरे में कोई नहीं था। आखिर जा कहाँ सकता है वो बंदर। वो हाथ ठोरी पर रख के मुतफ़िक्र से हुई, ये कैसे हो सकता है कि अचानक से कोई यूं गायब हो जाए, जबकि उसकी पूरी नज़र थी उस शख्स पर जो 2 दिन से कमरे से बाहर तक नहीं निकला था। तो आखिर वो गया कहाँ। वो कमरे के वस्त में माथे पर बल सजाए अपनी बेदाग पेशानी को मसलते टहलने लगी कि अचानक से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उसका सांस अटका था। वो बेतहाशा खौफ से डरती बिना कुछ सोचे एकदम से सोफे की जानिब बढ़ी थी और उछलते ही उसके पीछे छुपते बैठी, जबकि वो जो थका हारा अभी अटैच्ड रूम से निकला था हाथों को फैलाते अंगड़ाई लेते अंदर दाखिल हुआ था। मगर अब अचानक से किसी गैर मामूली सी आहट पर वो हाथ यूं ही फिजा में रोके आगे पीछे देखने लगा, मगर अंधेरे में सिवाय खौफ के और कुछ न मिला। तो सर को झटकते वो डरता डरता आगे बढ़ा, मगर लाइट्स के पास जाते ही उसका लाइट ऑन करता हाथ थमा था और वैसे ही लाइट ऑन किए बगैर वापस मुड़ा था कि अलीशे जो सोफे की पोस्ट से एक आंख खोले उसी को ही देख रही थी। अचानक लाइट ऑन किए बगैर मुड़ने पर वो धड़ाम से बैलेंस खोते हुए कोहनी के बल नीचे जा गिरी थी। एकदम से कोहनी पर सारा वजन पड़ते ही उसका रुआं रुआं दर्द से तड़प उठा था। वो हल्की सी निकली अपनी चीख के बाद फौरन से हाथ मजबूती से मुंह पर देते अपनी दर्द से निकली चीख को दबाने लगी। थोड़ी देर यूं ही वो लेटे लेटे अपने चेहरे पर आए पसीने को साफ करते उठने की कोशिश करने लगी। हर सू खामोशी पाते ही वो सुकून से सांस लेते उठी और दौड़ते दरवाजे की जानिब दौड़ लगा दी कि अचानक ही किसी के झटके से बाजू को खींचने पर वो डर से चीखी थी, मान वो अपना भारी हाथ उसके मुंह पर रखता झड़कने लगा उसे, जो कि डर से आंखें बंद किए बुरी तरह कपकपा रही थी। अब यूं एहान की गुस्से भरी आवाज़ सुनते ही उसने पट से आंखें खोली। क्या कर रही हो यहाँ? वो आईब्रो उचकाते हुए तफ्तीश करने लगा, जबकि अलीशे थूक निगलते अचानक से एहान को देखते मुस्कुराई
کہ بدلے میں وہ گھورتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ میں ویسے ہی آ گئی تھی، قدرے مٹھاس سموئے نرم لہجے میں آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے وہ بولی کہ ایہان بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ اس سے ہوئی ملاقات وہ کہاں بھولا تھا جو اس کے چکمے میں آ جاتا۔ تم یہاں آئی تو اپنی مرضی سے ہو، مگر جاؤ گی میری مرضی سے۔ اسے بھاگتا دیکھ وہ فوراً سے بھاری آواز میں بولا تھا کہ علیشہ نے دانت پیستے اس کی جانب دیکھا، جو ایسے مسکرایا جیسے کہہ رہا ہو جو مرضی کرو، اب دیکھو اب تم یہاں سے کیسے جاتی ہو، اور میں دیکھتا ہوں کہ کب لالا کو بتاؤ گی۔ دیکھو میں لالا کو بتا دوں گی، جانے دو مجھے۔ اسے خود پر ہنستا دیکھ کر وہ فرار کے سارے راستے خود پر بند پاتے انگلی اٹھا کر اسے دھمکی دینے لگی۔ اس کی پھیکی سی دھمکی پر وہ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی اچانک دروازے پر دستک ہوئی جس نے دونوں کو چونکایا تھا۔ وہ مڑتے سامنے دروازے کو دیکھنے لگے، جبکہ علیشہ کا رنگ یوں اچانک سے بنتی سچویشن کے ساتھ خود کو ایسے اس وقت ایہان کے کمرے میں دیکھتے ہی سپیڈ سے دوڑتے جیسے باہر آنے کو تھا۔ پاگل ہو کیا جو دروازہ کھولنے لگے ہو؟ اسے دروازے کی جانب جاتے دیکھ کر وہ فوراً سے اس کے ہاتھ کو پکڑتے کھینچتے ہوئے بولی، اچھا ادھر آؤ میرے ساتھ۔ وہ بڑھتے اس کا ہاتھ کھینچتے اسے ساتھ لیتے آگے بڑھا، جبکہ وہ ناسمجھی سے اس کے ساتھ چلی گئی۔ جب تک میں نہ کہوں باہر مت آنا، اوکے؟ اسے انگلی سے وارن کرتے وہ تنبیہی لہجے میں بولتے ہی ڈریسنگ روم کا دروازہ بند کرتے باہر نکلا۔ جی کیا چاہیے؟ دروازہ کھولتے وہ باہر دیکھتے حیرانگی سے بولا، جی وہ کھانا لایا تھا، اسفندیار لالا نے بھجوایا ہے۔ شمسو ہاتھ میں پکڑی کھانے کی ٹرے اس کے سامنے کرتے اپنے 32 دانتوں کی نمائش کرتے بولا کہ ایہان کا سنتے ہی دل کیا کہ ابھی اس کا سر پھوڑ دے، پیچھے ہوں میں اندر رکھ دوں۔ ایہان کے غصے سے تپے چہرے کو دیکھتے وہ اندر داخل ہونے کی کوشش میں بولا کہ ایہان نے ہڑبڑاتے اسے بازو سے پکڑ کر باہر کھینچا۔ کدھر؟ دو مجھے، میں خود کر لوں گا، جاؤ اب تم یہاں سے۔ وہ ٹرے اس سے چھینتے کیسے انداز میں لیتا اسے جھڑکتے ہوئے بولا کہ شمسو سر ہلاتا ناسمجھی سے بند ہوتے دروازے کو دیکھ کر وہاں سے مڑ گیا۔ وہ شکر بھرا سانس لیتے ٹرے کو میز پر رکھتے ڈریسنگ کی جانب بڑھا تھا، مگر وہ حیرت زدہ سا ٹھٹکا تھا کیونکہ علیشہ پورے روم میں کہیں بھی نہیں تھی۔ ابھی وہ سوچتا کہ اچانک سے چھناک سے اس کے دماغ میں کچھ کھٹکا۔ وہ بھاگتے اندر بڑھا تھا اور پٹ سے کبڑ کھولتے وہ ایک نظر باہر دیکھتے اندر بنے مخصوص بٹن کو آن کر گیا کہ اچانک سے دیوار میں پوشیدہ دروازہ بنا آواز کے کھلا تھا۔ وہ لب بھینچتے سر تاثرات چہرے پر سجائے آگے بڑھا تھا اور جھٹکے سے بت بنی کھڑی علیشہ کو باہر کی طرف کھینچتے ہوئے بولا، خبردار اگر ذرا سا بھی چیخی یا چلائی تو اچھا نہیں ہوگا۔ کیوں آئی تھی تم یہاں؟ اس کی غصے بھری دھاڑ ایک دم سے ساؤنڈ پروف کمرے کی دیواروں سے ٹکراتے دم توڑ گئی۔ علیشہ کو اپنی غلطی کا بھرپور احساس ہوا، شاید اسے نہیں آنا چاہیے تھا یہاں۔ وہ ایک نظر پورے کمرے میں دوڑاتی آنکھیں میچ گئی، جسے دیکھ کر مقابل پل میں اپنی سابقہ پوزیشن میں آتے ہی آرام سے اپنا ہاتھ اس کے منہ سے ہٹا گیا کہ وہ بری طرح سے سرخ چہرے سے کھانستی خود کو نارمل کرنے لگی۔ کیا دیکھا ہے تم نے ابھی یہاں؟ وہ جو ہاتھ گھٹنوں پر رکھتے گہرے سانس بھرتی اپنا تنفس بحال کر رہی تھی، اچانک اپنے پاس ایہان کی آواز سنتے ایک دم سے بولی، میں نے دیکھا کہ وہ ہاتھ کی انگلی اٹھائے سامنے کی جانب اشارہ کرتے بولی۔ وہ قدم اٹھاتے اس کی جانب بڑھتے پراسرار سے لہجے میں بولا کہ علیشہ نے بنا ڈرے گردن ہاں میں ہلائی۔ کچھ نہیں دیکھا تم نے علیشہ بیبی، جو کچھ بھی دیکھا ہے اسے یہیں بھول کر باہر جاؤ گی، ورنہ آئی سویئر یہ ایہان مرزا جتنا اچھا ہے نا اتنا ہی برا ہے اپنے کام کے معاملے میں۔ وہ معنی خیزی سے بولا تھا کہ اس کے اس روپ کو دیکھتے وہ نم اپنے ہاتھوں کی پشت سے اپنی آنکھوں کو رگڑنے لگی۔ کچھ دیکھا تم نے؟ اسے روتا دیکھ کر وہ پھر سے استفسار کرنے لگا کہ کچھ نہیں دیکھا میں نے، پلیز مجھے جانے دو یہاں سے۔ ایہان مرزا نے فوراً اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ اس کے نکلتے ہی اس نے حسد بھری نگاہوں سے دور تک اس کو دیکھا۔ اسے جانے کیوں تکلیف ہو رہی تھی اسے یوں روتا دیکھ کر۔ اسفندیار اچانک سے وہ اپنی کیفیت پر جھنجھلاتے اسفند کو یاد کرتے بری طرح سے پاس پڑی کرسی کو کک کرتے اپنے دونوں ہاتھوں میں بالوں کو نوچتے مٹھیوں میں دبوچ گیا۔ یہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس کے سوجھے چہرے اور آنکھ پر پڑے نیل کے نشان کو دیکھ چودھری نے تفتیش کرتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا،
जान छोड़ो मेरी, काट खाने के अंदाज में जवाब देते वो बिना रुके। आगे बढ़ा के मुकाबिल शख्स को देख खुद ब खुद उसके कदम थमे थे। फैजान, ये क्या है सब? गुस्से से भरे लहजे में इस्तफसार करते वो हाथ से उसके जख्म को देखने लगा। चोट के छूने पर ही वो दर्द से बिलबिला उठा था कि मुकाबिल ने तैश से मुट्ठियों को भींचा। किसने किया है ये सब? वो गुस्से से घुर्राते हुए बोला कि फैजान खान गड़बड़ा गया। बोलोगे कि लगाऊं? हाथ फिजा में बुलंद करते वो थप्पड़ जड़ते मुश्किल अपना हाथ रोक पाए थे, जबकि फैजान ने नजरें झुकाए। असफंद यार का नाम जेरे लब बुड़बुड़ाते आंखें मीच ली। क्या उस 2 टके के लड़के की इतनी हिम्मत जो वो मेरे बेटे पर हाथ उठाए? तुमने क्या चूड़ियां पहनी हुई थी? क्यों नहीं मारा उसे जवाब में? मुकाबिल का गुस्सा हद से सिवा था। ये कल का आया लड़का अब इसे खुद पर भारी होता दिखाई दे रहा था। आगे ही कदम फूंक फूंक कर उठाए थे। अब और एहतियात, बल्कि खेल ही बंद करना पड़ेगा कुछ वक्त के लिए। वो मूंछों को ताव देते सोच में पड़ा था। आखिर क्या वजह है जो उसने यूं बेदर्दी से तुम्हें पीटा है? कुछ सोचते वो मुड़कर उससे पूछने लगा। कुछ नहीं, बस गलत फहमी हो गई थी। नजरें चुराए वो बात खत्म करने के अंदाज में बोला था कि चौधरी सुनते ही आईब्राव उचकाते हुए कहका लगा उठा। तुम किस बात पर हंस रहे हो चौधरी? उसे घूरते तारिक मुगल ने भवें उचकाते हुए पूछा कि चौधरी ने उसके पीछे खड़े फैजान को देखा, जो उसे गर्दन नफी में हिलाते बाज रखने लगा। मैं जानता हूँ मुगल जी, इसकी हालत के पीछे वही लड़की है जिसके पीछे ये पहले दिन से पागल बना हुआ है। चौधरी हाथ में आए मौके को आखिर कैसे यूं ही गंवा देता। तभी वो पुरजोश होकर बताने लगा कि मुगल का चेहरा गुस्से से हद से ज्यादा तपा था। तुमने अभी तक उस लड़की का भूत सर पर सवार करके रखा हुआ है फैजान। भूलो मत, उनकी वजह से हमारा सारा खानदान बर्बाद हुआ है और तुम यूं इश्क लड़ा रहे हो उस लड़की से। लानत हो तुम पर। उसे गिरेबान से झिंझोड़ते वो गुस्से से धाड़ा था कि चौधरी भी फौरन से खड़ा होते गड़बड़ा गया इस नई सूरत हाल पर। खता माफ बाबा साईं, मगर मुझे वो लड़की चाहिए किसी भी कीमत पर। आज इतने सालों में पहली बार वो हिम्मत करते बोला था। असफंद यार का यूं अब रेशम के लिए उसे मारना, उसकी फिक्र दिखाना फैजान खान का बस नहीं चल रहा था कि उसे जलाकर भस्म कर दे। अब वो हर हाल में उसका फैसला चाहता था। उसे रेशमें किसी भी हाल में चाहिए थी और वो जानता था कि ऐसा सिर्फ और सिर्फ उसका बाप ही कर सकता था। तुम होश में नहीं हो फैजान? जिसके घर वालों ने हमारी दुनिया उजाड़ दी, तुम उनकी बीवी को अपनी घर की इज्जत बनाकर रखोगे? भूल गए? तुम्हारी उस लड़की से शादी के बाद भी मैंने उसे इस घर में दाखिल नहीं होने दिया, तो क्या तुम उस बेवा को बीवी बनाने का सोच रहे हो? वो करख लहजे में सवालिया हुआ। किसने कहा है कि पास रखने के लिए शादी जरूरी है? वो मेरे पास रहेगी, मगर बीवी बनकर नहीं, रखेल बनकर। खुद सोचें, अगर ऐसा हो गया ना तो हमें अपना खेल मजीद चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस तरह से वो लोग वैसे ही गैरत और शर्म से मर जाएंगे और आपके बदले के साथ साथ मेरी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। वो उन्हें तस्वीर का दूसरा रुख दिखा रहा था, जबकि तारिक मुगल के माथे पर पड़ी घनी शिकने अब आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होने लगी। क्या दिमाग पाया है तुमने फैजान? एक जोरदार कहकहा बुलंद हुआ था। आखिर बेटे किसके हो? वो कहका लगाते साथ उसकी पीठ पे थपकते जा रहे थे, जबकि फैजान ने मुस्कुराते चौधरी को देखा। मगर उस असफन यार के होते ये सब कैसे होगा? चौधरी अभी तक परेशान था, जब भी वो समझ नहीं पा रहा था कि इतना बड़ा मंसूबा कैसे पाए तकमील तक पहुंचेगा। सब कुछ तो वो तय कर चुके हैं, बस अब इंतज़ार करो उस दिन का जब वो खुद अपने हाथों से अपनी बर्बादी लिखेंगे। आप यहाँ क्या कर रही हैं? उसकी मध्यम सी सवालिया आवाज़ पर वो सामने काम में मसरूफ़ अपने सामने खड़े उस खान को देखते मुस्कुराई। हीरो। वो हाथ सिंक में धोती दौड़ते उसके पास आकर रुकी और फौरन से उसका धुला हुआ गीला छोटा सा हाथ अपने मुकाबिल किया था। आप यहाँ कैसे आई और ये सब क्यों कर रही हैं? नरमो मुलायम लहजे में वो शगुफ्तगी से मुस्कुराते बोला। मैं तो नानी के साथ आती हूँ यहाँ। आप कौन? वो मुस्कुराते असफंद यार को देखते हुए बोली, जो कि हैरानगी से उसी को देख रहा था। अच्छा? वो सुनते हुए सर हाँ में हिला गया। आपकी नानी कौन है? शेल्फ से अपना मतलूबा सामान उठाकर निकलते वो सामने काउंटर पर रखते, साथ ही उससे बातें भी कर रहा था।
अम्मा भी कहते हैं ना सब उन्हें। शानजे चहकते सफ़ेद टी शर्ट में मलबूस असफंदयार को देखते फौरन से बोली, जबकि असफंदयार के हाथ उस नाम पर पल भर को थमे थे, मगर जल्द ही वो फिर से अपने काम में मशगूल हुआ। आप क्या कर रहे हो? उसके तेज तेज गर्दिश करते हाथों को देखते वो पुरशौक नज़रों से सब कुछ देखने लगी, जबकि असफंदयार ने मुड़ते ही उसकी जानिब देखा और एकदम से उसे उठाए वो आराम से उसे अपने पास एक जानिब काउंटर पर बिठा गया। आप खाओगे? उसकी छोटी सी नाक को खींचते वो झुकते हुए उसके बालों को बखेरने लगा कि शानजे ने कहका लगाते हामी भरी। ओके, तो अब हम मिलकर पास्ता बनाएंगे और फिर यमी सा पास्ता खुद ही खाएंगे। वो नरमी से उसके गालों को खींचते अपने काम में मसरूफ़ हो गया कि वो इश्तियाक से उसे यूं माहिर कुक की तरह काम करते देख मुंह खोले, हाथ की छोटी सी मुट्ठी बनाए ठोड़ी के नीचे रख गई। आप स्कूल जाती हैं? अचानक से जहन में आए सवाल पर वो अपने सामने बैठी लड़की को, मासूम सी लड़की को देखते ही बोला, जिसने फौरन नफ़ी में सर हिलाते चेहरा झुका लिया, जबकि वो देखता सर्द आह खारिज करता रह गया। कुछ देर की मेहनत के बाद वो खाना तैयार कर फैलावा समेटने लगा और खुद हाथ वॉश करते आगे बढ़कर शानजे को शेल्फ से उतार गया। गुल भी इधर आए। पास खड़ी उधेड़ उम्र मुलाजमा को मुखातिब करते वो डिश उनके हाथ में थमा गया। आप ये मेरी दोस्त को खिला दें जब तक मैं आता हूँ। शानजे को गर्दन हिलाते इशारा करते वो ट्रे थामते बाहर को बढ़ा था। दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ पर वो हाथों में कंफर्टर दबोचते सोती बन गई थी। एक नज़र उसे देखते वो सर झटकते ट्रे मेज़ पर रख लिया। अब खाना खा लो। उसके सर पर खड़े होते हाथ सीने पर बांधते वो बोला, जबकि वो सुनकर आंखें और ज़ोर से मीच गई। उठो। ज़ोर से कंफर्टर खींचते वो उसे दूर उछालते बोला कि अब रेशम फ़ौरन से हड़बड़ाते उठ बैठी और खूनख्वार नज़रों से अपने सामने खड़े असफंद को घूरा। बाद में घूर लेना, टाइम दे दूंगा, अभी चलो खाना खाओ। उसकी घूरी को देखते वो गैर संजीदा सा बोला कि अब रेशम ने दांत पीसते उसे देखा। मुझे नहीं खाना, भूख नहीं है मुझे, जाएं आप यहाँ से। वो दुपट्टा हिजाब की तरह सर पर लपेटते बेजारी से बोली, मकसद उसे वहाँ से बाहर निकालना था। असफंदयार मुड़ते हुए ट्रे उठाकर बेड तक आया था और एक ठंडी आह भरते वो खुद को देखने लगा। क्या था वो और क्या बन चुका था? कहाँ सोचा था कि यूं किसी के खाना बनाकर कहाँ सोचा था कि यूं किसी के लिए खाना बनाते नखरे भी सहने पड़ेंगे। वो अपनी हालत पर अफसोस करते सर झुकाए बैठी अब्र को देखते हुए बेड की साइड पर आन बैठा कि उसके यूं देखने पर वो फौरन उछलते हुए पीछे हुई। अब बिना नखरे दिखाए खाओ। वो ट्रे गोद में रखते हुए उसकी बोला, मुझे नहीं खाना, क्या ज़बरदस्ती है ये। वो ट्रे उठाती बेड पर रखते मुंह बनाते बोली, जबकि असफंदयार ने गुस्से से उसके ज़िद्दी अंदाज को देखा। अब चुपचाप खाना खाओ, इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं। वो गुस्सा दबाते चिढ़ते हुए ज़बरदस्ती चम्मच उसके मुंह के करीब कर गया कि अब रेशम ने एक नज़र उसे देखते चुपचाप मुंह खोल दिया, जबकि असफंद उसके मान जाने पर शुक्र भरा सांस खारिज करता पुरसकून हुआ। वो कढ़ाई को आखिरी नज़र देखते ढक्कन चढ़ाते आंच बंद कर गई और प्लेट में टमाटर और प्याज निकालते वो चेयर घसीटते बैठ गई कि अचानक से ज़ारून की आवाज़ पर वो हैरानगी से उठी थी, जबकि उसकी तेज़ गरजदार आवाज़ को सुनते सारा, जो कि अभी अभी सोई थी, वो भी हड़बड़ाते उठती बाहर को आई थी। उसे अंदाज़ा नहीं था शायद कि ज़ारून इतनी जल्दी वापस आ जाएगा। वो एक नज़र सामने किचन में डरी सहमी सोहाए को देखती मुस्कुराहट दबा गई। शायद ज़ारून गुस्से में था जब ही यूं चिल्ला रहा था, ऊपर आओ सोहाए। अभी वो सोचती कि अचानक से ज़ारून की गुस्से भरी आवाज़ को सुनते वो फ़ौरन से दौड़ती हुई ऊपर गई। उसके हाथ पांव फूल रहे थे ये सोचते हुए कि आखिर हुआ क्या है। वाह, ये तो मेरे कुछ करने से पहले ही सब कुछ हो रहा है। सारा मुस्कुराई उसे यूं भागता देखकर। जी क्या क्या हुआ? वो आंखें फैलाए ज़ारून खान को देखने लगी जो परी को उठाए थपक रहा था। इधर आओ। गुस्से से दांत पीसते कहा गया कि वो सुनती खुश्क हलक को तर करने लगी। परी को बुखार है और तुम बजाय इसके पास रहने के बाहर फिर रही हो, जब मैंने कहा है कि तुम्हारी सबसे पहली और आखिरी जिम्मेदारी परी होनी चाहिए, तो फिर ये लापरवाही क्यों? वो गुस्से से भड़कते बोला था कि वो डरी 2 कदम पीछे हुई। बोलो, चुप क्यों हो? उसे यूं ही खामोश खड़ा देख वो गुस्से से उसके पास आते बोला कि सुहाई ने डरते मुट्ठियों को मजबूती से भींचा।
वो परी को हल्का सा बुखार था तो मैंने दवा दे दी थी और खाना बनाने को बाहर गई थी। ना चाहते हुए भी उसकी आंखें नम हुई थी। वो तो सुबह से उसके पास थी, बस हल्का सा बुखार था उसे, शायद दांत निकलने की तकलीफ की वजह से हो रहा था। वो अभी थोड़ी देर पहले ही तो बाहर गई थी ताकि जल्दी से खाना बनाकर फारिग हो जाए और दोबारा परी के उठने से पहले वापस आ सके। क्या हो जाता अगर खाना ना बनता, बाहर से आ जाता खाना, मगर तुम्हें तो बस अच्छा बनने का मौका चाहिए। आज के बाद कोई काम नहीं करोगी तुम, सिर्फ और सिर्फ परी का ध्यान रखोगी। और अगर ये भी नहीं कर सकती तो बता देना मुझे, वापस भिजवा दूंगा तुम्हें, क्योंकि मैं पहले दिन ही तुम पर वाज़ेह कर चुका हूँ तुम्हारे और अपने इस रिश्ते की सच्चाई को। अगर आइंदा कोई कोताही की तो कोई भी सख्त कदम उठाने पर मैं मजबूर हो जाऊंगा। गॉट इट? वो गुस्से से बोला और परी को बेड पर लिटाते स्टडी रूम में बंद हुआ था, जबकि पीछे वो आहिस्तगी से अपने मुंह पर हाथ रखे अपनी हिचकी दबाने लगी। जाने कब से वो रॉकिंग चेयर पर झूलते सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था, जबकि दुखते सर की टीसों के साथ वो आंखें मूंदे अजियत में था। 2 दिन हो चले थे उसे आए, मगर अभी तक कुछ खातिर ख्वाह मालूमात हासिल नहीं कर पाया था वो, सिवाय उस हादसे की जगह से मिलने वाली आधी अधूरी फुटेज के। अजीब सी सिचुएशन बन चुकी थी। वो जितना खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश करता, उतना ही वो बेकाबू हुआ जाता था। अब वो भी जले दिल के साथ अपना सारा गुस्सा सुहाए पर निकालते। अब खुद को सिगरेटों में फूंक रहा था, तारीक कमरे में अपनी सोचों में गुम। उसे वक्त का अंदाज़ा ही नहीं हो पाया। फ़ोन पर महसूस रिंग बजते ही एकदम से आगे होते मेज़ पर पड़े फ़ोन को उठाकर वो चेक करने लगा। अचानक नज़र टाइम पर पड़ी तो हैरान हुआ। वक्त देखते जहाँ रात के 1 बज चुके थे। अचानक आंखें बंद करते ही एक मध्यम सी कपकपाती आवाज़ उसके कानों में गूंजी। वो झटके से सर उठाए एकदम से उठा था। दरवाज़ा खोलते ही उसके कदम थमे थे। वो मज़ीद शर्मिंदा होते, लब एक दूसरे में पैवस करते, एहसास शर्मिंदगी से मूंद गया था। अचानक वो दौड़ते आगे बढ़ा था और हाथ एकदम बेड के कोने पर थोड़ी सी जगह पर बैठी सुहाए के ढलकते सर के नीचे रखा। वो परी को देखने लगा जिसके छोटे से हाथ में सुहाए के दुपट्टे का कोना था। उसे बेसाख्ता अपनी मासूम बेटी पर प्यार आया। वो जानता था पूरे 3 माह वो कैसे माँ के बगैर रही थी, कितना मुश्किल था वो वक्त ज़ारून खान के लिए। और अब सुहाए के आते ही वो नहीं चाहता था कि वो दोबारा से अपनी बेटी को बिन माँ का कर दे। जब ही वो चाहता था कि वो सब कुछ छोड़कर सिर्फ और सिर्फ उसकी बेटी पर तवज्जो दे। वो शायद परी को सुलाते ऐसे ही टेक लगाए सो चुकी थी। ज़ारून खान की नज़रें बेटी पर से होते उसके वजूद पर अटकी थी, जिसकी गर्दन लड़खड़ाई हुई सी थी और उसके मजबूत हाथ के सहारे पर थी, जबकि वो खुद एक घुटना फोल्ड किए बेड पर रखे खड़ी बैठी पोजीशन में था। उसके कानों में अपनी माँ के आखिरी बार कहे जुमले बाज गश्त करने लगे। वो सुन चुका था, मगर वो देखना चाहता था कि आखिर वो उसे कैसे रागिब करेगी खुद की तरफ। क्या सुहाए ज़ारून खान को अपनी तरफ रागिब कर सकती थी? बीवियां तो अपने शोहर को रागिब करने को जाने क्या क्या करती हैं, और एक तुम हो जिसे होश ही नहीं। बहुतों के जुमले उसके कानों में गूंजे। वो बेसाख्ता उस मोम से नाजुक वजूद को देखेगा जिसके खूबसूरत ज़ाहिरी बनावट से पाक नकूश किसी का भी दिल घायल करने की अहलियत रखते थे। क्या ज़रूरत थी उसे किसी हार सिंगार की? वो तो बिना हार सिंगार के भी मुकाबिल को मात दे सकती थी। आई नो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मगर क्या करूं, मैं बेबस हूँ। सॉरी तुम्हें तकलीफ़ दी। तुमसे ज़्यादा मुझे तकलीफ़ देती है तुम्हें दी गई तकलीफ़। वो बेखुद सा होता बहक रहा था शायद, जभी तो इतने सालों से छुपाए अपने जज्बात को वो यूं रफ्ता रफ्ता आयां करने लगा। वो जो गहरी नींद में डूबी जाने कौन सी सैर को निकली थी। अगर ज़ारून खान की इस कदर मेहरबानियों को देख लेती तो ज़रूर गश खा जाती, मगर उसे करवट बदलते आराम से यूं ही सोता देखकर वो शुक्र भरा सांस भरते मुस्कुरा दिया था।